अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम लोगों के लिए पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो साल 2023 के तीसरे लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये टेस्ट बेसिकली 16 जुलाई 2023 को कंडक्ट होना है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं बारहा उनको कहा करता हूँ कि आप लोग पास्ट पेपर्स को अपने सामने रखें, पास्ट पेपर्स को रिव्यू करें और उसकी बेसिस पर अपनी तैयारी स्टार्ट करें। इसके आपको चंद जो है वो बेनिफिट्स होते हैं, वो ये कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस सब्जेक्ट में किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के और किस नेचर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को रिपीट तो नहीं करता, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं वो इन क्वेश्चन से रिलेट कर रहे होते हैं। तो आप तमाम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हुए पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह से रिव्यू कर लें। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ जो पास्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ वो साल 2018 का पास्ट पेपर है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर ये पास्ट पेपर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली अब एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि HEC के जो भी पेपर्स होते हैं ये बेसिकली क्लोज बुक होते हैं। इनका क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता। जिस तरह से हम बोर्ड के एग्जाम्स देने जाया करते थे, ऑब्जेक्टिव का पेपर हमसे ले लिया जाता था और सब्जेक्टिव हमें दे दिया जाता था, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन था वो हमसे ले लिया जाता था। इसी तरह से ये एक बुक होती है और बुक आपको टेस्ट के बाद जो है वो आपसे ले ली जाती है। अब जैसे ही स्टूडेंट्स जो है वो अपना टेस्ट दे चुके होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स आके क्वेश्चन को शेयर करते हैं कि ये क्वेश्चन भी पेपर में था, ये क्वेश्चन भी पेपर में था, उसकी बेसिस पर वक्तन फवक्तन हमारी टीम पेपर्स को कंपाइल करती रही है और जिसकी बेसिस पर जो है वो हमारे पास कुछ पेपर्स कंपाइल्ड पड़े हुए हैं वेबसाइट पर, तो आप उनको वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज उसी में से ही एक पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि किस नेचर के और किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस आपसे लैट में पूछे जाते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो 2018 का पेपर आप देख रहे हैं, इसके बाद जो पेपर लिए गए हैं ये फिर इससे थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। तो सबसे पहले आपके सामने जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है वो इंग्लिश का सेक्शन है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश की वेटेज 20% है। 20 नंबर के सवालात जो है वो आपसे अंग्रेज़ी में से पूछे जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो है वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस इसके अंदर शेयर किए जा सकें और जितने ज़्यादा पता चलते हैं उतने ज़्यादा शेयर किए जा सकें। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रही है कि जो क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक क्वेश्चन हों। तो अब सबसे पहले आपसे अंग्रेज़ी के अंदर बेसिकली जो है वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक आपका सेक्शन होता है सिनोनिम्स का, ठीक है, यानी हम मानी अल्फाज। दूसरा आपका सेक्शन होता है एंटोनिम्स का, यानी कि जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। और तीसरा आपके पास सेक्शन जो है वो या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है, सेंटेंस कंप्लीशन का होता है, ग्रामर का होता है या प्रपोजिशन का होता है, ठीक है। तो ये जो है वो कुल मिला के 20 नंबर आपके बनते हैं और इसमें से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी अंग्रेजी पर गिरफ्त अच्छी है। तो सबसे पहला वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं एस्केप। एस्केप का जो हम मानी अल्फाज है, 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए थे, उसमें से अब यहाँ पर दुरुस्त जवाब लिखा हुआ है। तो एस्केप का जो हम मानी अल्फाज है, करीब तरीन जो इसका मतलब बनता था वो रन ऑफ था, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन आप तमाम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन को भी कन्वर्सेशन ही कहा जाता है। उसके बाद प्रोफिशेंट का जो करीब तरीन मतलब था वो कॉम्पिटेंट था। सेवियर जो है वो प्रोटेक्टर को कहा जाता है। उसके बाद ट्रायम्फ बेसिकली विक्ट्री को कहा जाता है, ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, ठीक है। उसके बाद हम ऑपोजिट मीनिंग्स, ऑपोजिट वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। एंटोनिम एडवोकेट का मतलब जो है वो ओपोनेंट हो सकता है। एडवोकेट वो बंदा होता है जो बेसिकली ओरिजिनल इसका मतलब ये है, वो बंदा जो आपकी बेसिकली साइड लेता है, जो आपके बिहाफ पे बात करता है, आपका मौक़िफ़ जो है वो किसी के सामने पेश करता है। तो इसका ऑपोजिट हो सकता है जो आपको क्रिटिसाइज़ करे या जो आपका मुखालिफ ओपोनेंट हो, ठीक है। सुपरवाइज का जो ऑपोजिट है वो अवेयर है। उसके बाद डिस्कवर किसी चीज़ को जो है वो ईजाद करना, किसी चीज़ को खोज निकालना, उसका मतलब उसका ऑपोजिट होगा यहाँ पर हाइड। उसके बाद प्रोफिशेंसी, इनएफिशिएंसी, बेनिफिट, ब्लॉकेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक और चीज़ हुई है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जनरल नॉलेज के इस पेपर में हमारे पास सिर्फ 10 सवाल अवेलेबल हैं। तो 10 जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। उसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा इसके अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज का होता है। इसकी वेटेज बेसिकली 20% है। मतलब आपके अंग्रेजी के भी 20 नंबर होते हैं और जनरल नॉलेज के भी 20 नंबर होते हैं और कुल मिला के 40 नंबर आके बनते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बड़े आसान है। अगर आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चन अब लैट में बहुत कम है चांसेस के आते हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही होते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो पूछा गया है, कौन सा है, वो चाइना है। उसके बाद दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कौन था। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है ना पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैव नो ओशन। अब यहाँ पर बेसिकली जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे 1, 2 और
3 या 4, ठीक है, उसमें से पूछा गया। तो उसमें से अफगानिस्तान पर आपने टिक लगाना था। NATO स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से सार्क है, OIC है, NATO है, और इस तरह की मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपने उनको पढ़ के जाना होता है। OIC स्टैंड्स फॉर, देखें मैंने अभी इस MCQs को देखा नहीं था और आपके सामने देखें उससे मिलता जुलता एक और MCQ आ गया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। अब इसमें आपने कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं, जिस तरह NATO स्टैंड्स फॉर, NATO के मेंबर्स कितने हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, और ये बेसिकली जो है ना, आप इसको एक बार मैप पर सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशंस रीजनली बनाई जाती हैं, ठीक है। जिस तरह से सार्क है, तो सार्क बेसिकली साउथ एशिया की कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह जो NATO है वो भी आप देखेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ मैप इन्वॉल्व होगा, वो कंट्रीज जिसके मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। देखें बहुत आसान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी बेसिस के होते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफिकल्ट होते गए। जिस तरह से OIC की जगह पर आपसे जो है वो सार्क की कंट्रीज के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इस तरर से क्वेश्चन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े से अपग्रेड हो गए हैं। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से सेपरेट कब हुआ है? फॉल ऑफ ढाका 1971 में हुआ है। हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ माउंट एवरेस्ट। पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो इस वक्त पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा करता है। उसके बाद विच कंट्री इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में इंडिया है। अब इससे आप एक और चीज़ देखें कि पाकिस्तान का जो मैप है ना, यहाँ पर अगर पाकिस्तान की लोकेशन है, माजरत मैं नक्शा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बनाऊँ। अब ये पाकिस्तान का जब आप नक्शा बना लेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन है, ठीक है। ये आप इसकी ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से कवर करेंगे ताकि आपसे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कवर कर सकें। उसके बाद UN जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ है? बेसिक सा क्वेश्चन है 1945 में। इससे रिलेटेड, अब UN से रिलेटेड और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन UN से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो पिरामिड्स लोकेटेड कहाँ पर हैं? इजिप्ट में हैं। कमाल अतातुर्क कहाँ से थे? तुर्की से थे। उसके बाद जो है वो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसल्स बेल्जियम में है। इसमें बहुत सारे MCQs मैं अपने चैनल पर डिस्कस भी कर चुका हूँ। उसके बाद फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद होता है। कंट्री विच हैव नो किंग, जर्मनी। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपने टिक करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान इन विच ईयर? 1979। उसके बाद व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? 1960। नाइजीरिया फॉल जो है वो कनाडा एंड अमेरिका में है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान थर है। उसके बाद जो है वो इस्लामियात का पोर्शन आ जाता है। अब जनरल नॉलेज का ये सेक्शन, इसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो 20 में से 20 भी लेके आए थे, लेकिन अब आजकल के दौर में जो है ना, आजकल जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, इसमें सबसे मुश्किल हिस्सा जो है वो अंग्रेजी और जनरल नॉलेज को समझा जाता है, तो इसकी तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद इस्लामियत का पहला क्वेश्चन है कि बेटा जो है उसको बाप की प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा दिया जाता है? 1/2 दिया जाता है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू विच ट्राइब ऑफ अरब? तो यहाँ पर इसका आंसर कुरैश है। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बॉर्न इन मक्का। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश। ज़कात शुड बी पेड वंस इन एवरी ईयर विच इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम? बदर। उसके बाद बैटल ऑफ ट्रेंच खंदक वाज फॉट इन 627 AD 5 हिजरी। उसके बाद इस्लामिक ईयर स्टार्ट्स विद विच मंथ? मुहर्रम, ठीक है। अब ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये पहला लॉ एडमिशन टेस्ट है। हाउ मेनी बेसिक प्रिंसिपल्स आर देयर इन इस्लाम? 5। उसके बाद तौरात वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट? हजरत मूसा। उसके बाद आपके सामने पाकिस्तान स्टडीज़ का हिस्सा आ गया। अब इस्लामियत का सेक्शन भी 10 नंबर का था और आपने देखा कि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के थे और कैंडिडेट्स इसमें से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, मतलब 8-9 को इजीली टच कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ भी 10 नंबर का है और ये पाकिस्तान स्टडीज़ आपकी 9th की, 10th की, उसके बाद आपकी सेकेंड ईयर की, अगर आप ये 3 जो है वो सालों की पाकिस्तान स्टडीज़ पे ग्रिप रखते हैं तो आप इसमें से 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे वहीं से आ रहे होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट टाइम किसने दिया? अब ये जो ऑप्शंस थे उसमें से सूटेबल ऑप्शन मोहम्मद इकबाल है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, ठीक है। उसके बाद पहला मार्शल लॉ जो है वो किसकी तरफ से इम्पोज किया गया? अब यहाँ पर थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लें। पहला मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया गया है इस्कंदर मिर्जा की तरफ से और पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अयूब खान है, ठीक है। पाक अफगान बॉर्डर जो है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस एरिया वाइज जो है वो बलूचिस्तान है और पॉपुलेशन वाइज पंजाब है। उसके बाद 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, नेशनल
एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय हफीज जलंधरी। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड, पहला पाकिस्तान का आइन 1956 का है, 9 साल की स्ट्रगल के बाद आया है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 जो कि 12 मार्च में आए थे उसके ऊपर बेस कर रहा था। पाकिस्तान 1947 में बना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। टरबेला डैम जो है वो इंडस रिवर पर है। उसके बाद मैथ का सेक्शन, अब मैथ का सेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। मैथ से रिलेटेड हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। 8 तरह के क्वेश्चंस मैथ में आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन से फॉर्मूलाज लिखते हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम उर्दू के सेक्शन में जाते हैं। उर्दू के अब इसमें रिसेंट अमेंडमेंट्स जो है मैं आपको बताता हूँ। 10 नंबर के उर्दू के क्वेश्चंस आते थे। पहले क्वेश्चंस अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ से आया करते थे, लेकिन अब उन्होंने उर्दू को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब अल्फाज मुतजाद अल्फाज मुतरादिफ के साथ बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस भी आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस आपको 9th 10th और सेकेंड ईयर तक जो है वो उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। सेकेंड ईयर तक 2N and D, सेकेंड ईयर तक आपको इसमें उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। उस तरह के ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस होते हैं आपके 3 से लेके 5 के दरमियान, 10 में से, मतलब आधी आपसे ग्रामर पूछ ली जाती है। तो स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज इसी वजह से कर रही होती है। तो आपने अपनी तैयारी ग्रामर की बेसिक यहाँ से कर लेनी है, इंटरनेट से सर्च कर लेने हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल जाए। और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक नेचर के होते हैं और फेमस क्वेश्चंस होते हैं, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक कैंडिडेट जो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे के आया उसको ये चीज़ें आती होंगी। तो अब यहाँ पर आप 10 सवाल देख सकते हैं। पहले तो ये जो है ना मुतरादिफ या पहले मुतरादिफ और मुतजाद आया करते थे, अब ग्रामर भी आती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं मुसावात, बराबरी, उसके बाद उदासी, अफसुर्दगी, ठीक है। अब ये हम मानी अल्फाज जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं। समरात, जरखेज़, उसके बाद कुदरत, फितरत, जुनून, जुनून का जो है ना यहाँ पर वर्ड मिटा हुआ है पूरा। बदनाम, रुसवाई, मुसलसल, लगातार, वसाइल, ज़राए, वहशी, दीवानगी और हिकमत, दानाई। अच्छा, अब यहाँ पर 75 मार्क्स का जो है वो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। 75% लैट का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास यहाँ 65 क्वेश्चन इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस नहीं थे, या इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस थे, सॉरी। तो हमारे पास यहाँ 65 बने, टोटल 75 आपके MCQs होंगे, 20 नंबर अंग्रेजी के हम मिला लेंगे। तो अब उसके बाद 25 नंबर का आपका रिटन पोर्शन होगा। 25 मार्क्स का आपका रिटन पोर्शन में आपको 15 नंबर का आपको एक ऐसे लिखना होगा और उसके बाद जो है वो आपको 10 नंबर की एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होगी। ऐसे आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, यहाँ 2 लिखे हुए हैं क्योंकि हमें 2 ही ऑथेंटिक मिले थे। तीसरा टॉपिक भी यहाँ पर होगा। 3 में से आपने एक करना होगा, पर्सनल स्टेटमेंट आपको एक दी जाएगी और एक में से आपने एक ही करनी होगी। इन दोनों को आप या तो उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू में लिख सकते हैं, या इन दोनों को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपके पास चॉइस है। लेकिन आपने कोशिश करना है कि अगर आप उर्दू में जा रहे हैं, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो दोनों क्वेश्चंस उर्दू में लिखें, ऐसे भी आप उर्दू में लिखें और पर्सनल स्टेटमेंट भी आप उर्दू में लिखें। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिखें, ऐसे भी इंग्लिश में लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में लिखें। ऐसा ना करें कि एक को उर्दू में लिख दें, एक को इंग्लिश में लिख दें। बाज़ औक़ात ये इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं कि दोनों क्वेश्चंस को आप एक ज़बान में लिखें, बाज़ औक़ात ये चीज़ें मेंशन नहीं होती। तो अगर मेंशन नहीं भी है तब भी आपने इन दोनों को एक ही ज़बान में लिखना है। उसके बाद आप इस चीज़ पर फोकस करें कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। एस्से में और पर्सनल स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसपे हर जी शऊर कुछ ना कुछ लिख सकता है। अब देखें, रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, हर स्टूडेंट इस पे लिख सकता है। ये कौन सा कोई मुश्किल टॉपिक है, इसमें आपका नॉलेज तो टेस्ट ही नहीं कर रहा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में भी हर स्टूडेंट लिख सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है, वो देखना चाह रहा है कि एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट अगर उर्दू में लिखता है तो कितना एफिशिएंटली वो ज़बान में लिख पाता है, वो अगर इंग्लिश में लिखता है तो कितना एफिशिएंटली इंग्लिश में लिख पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिटन स्टाइल, रिटन एक्सप्रेशन और राइटिंग एबिलिटीज को चेक करना चाह रहा है, ठीक है। तो वो ये नहीं देखना चाह रहा कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा दे देगा और उर्दू में लिखेंगे तो वो नंबर थोड़े देगा। इस तरह का कोई माजरा, कोई चक्कर नहीं है। जिस भी ज़बान में दिल करता है लिखें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि अगर आप अंग्रेजी में लिखें तो आप भी उसकी सेंस ना समझ सकेंगे वो लिखा क्या हुआ है, या उर्दू में लिखें तो उसके अंदर सारी बेसिक इमला गलत हो। ऐसा मत कीजिएगा। जिस भी ज़बान में लिखना चाहते हैं लिखें, आपके पास इंडिपेंडेंस है, लेकिन सही लिखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आप गौर करें तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपसे टॉपिक पूछा गया है कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। 2018 से लेकर 20 तक कॉन्टिन्यूसली लैट में यही क्वेश्चन आया करता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन उसने 2020 के बाद से इस टॉपिक को चेंज कर दिया। अब वो यहाँ पर एक ऐसे की तरह का ही टॉपिक पूछता है और उस पर आपकी ज़ाती राय पूछ रहा होता है, और वो टॉपिक भी बहुत बेसिक होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। उसने लास्ट टाइम पूछा हुआ था कि 3 ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं उनके बारे में लिखें।
अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा बंदा है, जो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो इस बारे में सोच नहीं सकता, वो डेटा नहीं लिख सकता। तो वो क्या करना चाह रहा है, वो आपके रिटन स्टाइल का टेस्ट कर रहा है। तो ये कुल मिला के 100 नंबर का लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। इस तरह का कुछ पर्चा होता है, इस तरह की नेचर के क्वेश्चन होते हैं। मैं एक और डिस्क्लेमर यहाँ देता जाऊँ कि आपने इस पेपर को देख के रिलैक्स नहीं हो जाना कि ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मैं कर लूँगा। ये बेसिक लेवल का पेपर था, इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट किया है। आज का लैट के जनरल नॉलेज के सेक्शन में बैठ के आप इतनी जल्दी टिक नहीं लगा सकेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। आपको उसमें से 5 MCQs आते होंगे, 3 आते होंगे, 6 आते होंगे, 10 आते होंगे। स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है ना। मुझे पता है ऐसी मखलूक भी नीचे कमेंट में आएगी और कहेगी कि सर मैं तो एक रात में पढ़ के मैंने तो जो है वो 85 कर लिए हैं। बिल्कुल आपने कर लिए होंगे, लेकिन सब स्टूडेंट्स एक बराबर नहीं। जिस तरह सब उंगलियां एक बराबर नहीं है, सब कैंडिडेट सब स्टूडेंट्स एक बराबर नहीं है। और इससे उनकी काबिलियत नहीं जज करनी चाहिए और ना ही इससे काबिलियत जज की जा सकती है। ये हर स्टूडेंट की डिफरेंट एकेडमिक एबिलिटी होती है। कोई ज़्यादा तेज़ होता है, शार्प होता है, किसका रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो इस पे हम स्टूडेंट्स को जज नहीं करेंगे, लेकिन आपने बगैर तैयारी के नहीं जाना, ईजी होके नहीं जाना और इसको ईजी नहीं लेना, तैयारी करनी है, ठीक है। तो और आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली बात है आप सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। इसके अलावा भी मैं पास्ट पेपर्स पर वीडियो बनाऊंगा और आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।